हाँ, चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी उपायुक्तों और जिलाधीक्षकों के साथ बैठक की है। बैठक में विजिलेंस की टीम को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही क्लास ABCD के कर्मचारियों के लिए मंडल स्तरीय टीम केस पर काम करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान भी किया है। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अंत्योदय मेले के दौरान पूरा तीसरा राउंड मई में शुरू होगा। और साथ ही बैठक में यह भी बताया कि 1,42,000 लोगों ने अब तक लोन के लिए एप्लीकेशन दी है और 82,000 को वेरीफाई किया गया है। कर्मचारियों के लिए एक नया HR विभाग बनाने की सीएम ने घोषणा की है। कोविड के कारण से फिजिकल मोड में DCs की SPs की मीटिंग पिछले दिनों में नहीं हो पाई थी। लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स चलती थी, लेकिन आज लगभग 2 वर्ष के बाद DCs की और SPs की फिजिकल मोड पर मीटिंग हुई। 16वीं मीटिंग ये DCs की रही है और इसमें कई विषयों के ऊपर आज विचार किया। पहले तो हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीज़ें क्या क्या थी। डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयाँ काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप B, C और D इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप A के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी, वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी ईशा ठाकुर, संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों और जिलाधीक्षकों के साथ बैठक की है, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए कोविड जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा था और 2 साल के बाद ये बैठक हुई है और ये जो आज की बैठक है वो 16वीं बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई है। सभी जिलों के SP और DC को यहाँ पर बुलाया गया था और मुख्य तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें विपक्ष ने कहीं ना कहीं BJP JJP गठबंधन सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप पर घेरने की यहाँ पर कोशिश की। फरीदाबाद NET के जो विधायक हैं नीरज शर्मा, उनकी तरफ से जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा में जब पहुंचे थे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से 2 टूक विपक्ष को लेकर कहा गया है कि आज की जो बैठक है उसमें भ्रष्टाचारियों को लेकर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, ये दिशा निर्देश DC और SP को दिए गए हैं। आज की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो ये रहा है कि हरियाणा में पहली बार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का जो गठन किया गया है इसकी बैठक हर महीने चंडीगढ़ में हुआ करेगी और जो इस पे जो कमेटी का गठन किया गया है वो इसलिए भी किया गया है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, जितनी भी शिकायतें आ रही है उसकी गहनता से जांच की जा सके, क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। इसमें कई बड़े अधिकारी होंगे और पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं हरियाणा में उनकी तरफ से भ्रष्टाचारियों पर कोई लगाम नहीं खींचा गया था। जब से BJP सरकार 2014 में आई उसके बाद अब गठबंधन सरकार है हरियाणा में, तो भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 साल तक हमने देखा कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था, कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी जिसके चलते जो फिजिकल मीटिंग है वो नहीं हो पा रही थी। यही वजह है कि आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई और मीटिंग में जिस तरीके से कहा गया कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। हालांकि यहाँ पर हरियाणा की अगर बात करें 2014 में जब BJP की सरकार बनी उस दौरान ही मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से CM विंडो का ऐलान कर दिया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री को जो आम जनता है वो अपनी शिकायत दे सकते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन पहली बार हरियाणा में हुआ है वो इसलिए किया गया है ताकि जितनी भी शिकायतें मिल रही है उन्हें जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए। बहरहाल क्योंकि 2 साल बाद दोबारा अब हरियाणा में चुनाव भी होने हैं, तो और इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव भी हरियाणा में है, तो कोई कसर जो हरियाणा के
सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो छोड़ना नहीं चाहती है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार पर कोई भी सवाल खड़े करे। जी बिल्कुल ईशा, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा में ये बेहद अहम कदम उठाया गया है और साथ ही खबरें ये भी हैं कि जो कर्मचारी है उनको आर्थिक रूप से भी यहाँ पर सहायता देने की बात की गई है। इस बैठक में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 1,42,000 लोगों को लोन के लिए एप्लीकेशन देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। देखिए शिवानी, पहली बार हुआ है कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को लेकर मानव संसाधन विभाग का गठन किया गया है और ये जो विभाग का गठन किया गया है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के अधीन ही रहेगा। इसमें खासतौर से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो तनख्वाह है या उनकी कोई पेंशन है या उन पर कोई आरोप लगता है या भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है, उसको लेकर इसकी गहनता से जांच की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर सरकारी अमले में भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार होता है तो उस पर किसी तरीके से लगाम खींची जा सके, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बैठक की गई है जिसमें इसका गठन किया गया है। और क्योंकि जो महत्वपूर्ण रहा है आज का वो यही रहा है कि हाई पावर कमेटी का गठन अब हरियाणा में पहली बार हुआ है जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। जी बिल्कुल ईशा, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के पिहोआ उपमंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो नेता अभय चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार को भ्रष्टाचार मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जो काम पहले चंद पैसों में होता था अब उसके दाम 20 गुना बढ़ गए हैं और जिस कारण से लोग दुखी और परेशान भी हैं। साथ ही चौटाला ने प्रदेश की खेल नीति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि खिलाड़ियों से ABC कैटेगरी बनाकर गलत किया जा रहा है। इसके अलावा अभय चौटाला बोले, प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन इनेलो का ही है। उन्होंने कहा कि इसी संगठन के बूते पर आगामी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर वृद्धा पेंशन 10,000 रुपए, बेरोजगारी भत्ता 21,000 और महिलाओं को महीने में 1 सिलेंडर और 1,500 रुपए नकद दिए जाएंगे। हमने पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी हुई है। ये आज मेरी 46वीं मीटिंग है। हमने कार्यकर्ताओं को, संगठन को गांव के और शहर के वार्ड के सदस्य के खड़ा किया जाए, सब शहरों के नुमाइंदे वहाँ बनाए जाए, इसकी जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की लगाई है और हमारा कार्यकर्ता लगातार इस काम को जैसे जैसे जिम्मेवारी लगी है आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे और उस संगठन के बलबूते पे अगला विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। लिंगानुपात में अंतिम पायदान पर पहुंचने के बाद सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा दोगुनी मेहनत के साथ सोनीपत को लिंगानुपात में 11वें पायदान पहुंचा दिया है। जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लिंग की जांच करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में बेटियों के जन्म पर परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और बेटियों के जन्म को लेकर सकारात्मक सोच अब समाज में बदलाव ला रही है। और इसी क्रम में सोनीपत में 1000 लड़कों पर जनवरी माह में 935 बेटियों ने जन्म लिया है और इस रेशो में काफी सुधार हुआ है। जहां पिछले दिनों सोनीपत लिंगानुपात में काफी पिछड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से लिंगानुपात में 11वें स्थान पर खुद को स्थापित किया है। जो दिसंबर तक था 2021 तक हमारा था 888 सेक्स रेशियो और अब जनवरी में 935 और उसके बाद फरवरी में अब एवरेज है 915 की। तो ये लिंग अनुपात हमारा स्टेबल हो गया है। और जो हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट 22वें डिस्ट्रिक्ट में था, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारा सबसे नीचे था, पर अब वो 11वीं पोजीशन पे आ गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं गांव से और रेफर होके भी आते हैं। तो जैसे यहाँ आने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, फर्स्ट बेबी होता है, बेटी होती है, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। उनको ये कोई नाराज़गी नहीं होती कि हमें बेटी पैदा हुई है। वो जैसे बेटे के होने पे खुशी मनाते हैं, ऐसे ही बेटी के होने पे खुशी मनाते हैं। वो बेटा बेटी बराबर मानते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए तो ये बेटा है। ये अब तो 2-2 हो जाएं, 3 दिन हो जाए, उसमें भी होता है। कोई बात नहीं, आगे तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत खुशी है
लड़के जब खुशी है ज़्यादा, ठीक है। हमें तो इतनी खुशी बहुत ज़्यादा, 2 बेटी हैं और हैं, ये तीसरी हुई है और पहले नंबर पर मतलब या एक ही हुई है। वहीं अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करने के लिए एक बोतल क्रशर मशीन लगाई गई थी, लेकिन अब रिसाइकलिंग मशीन वहां मौजूद नहीं है। जानकारी दे दें, कुछ साल पहले रिसाइकलिंग करने के लिए कंपनी को ठेका दिया गया था और कंपनी ने बोतल क्रशर मशीन प्लेटफॉर्म पर लगाई थी, लेकिन कुछ समय बाद मशीन ने काम करना बंद कर दिया। वहीं रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि कंपनी ने मशीन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे मशीन खराब हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही नई मशीन यहां पर लगाई जाएगी। फिलहाल के लिए सभी जगह डस्टबिन रखे गए हैं। ये बॉटल क्रशिंग मशीन अम्बाला में लगाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीज़न से वो काम नहीं कर पाई और वो कंडम हो गई है। अभी हम लोग उसको सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में कर रहे हैं, प्लास्टिक अलग कर रहे हैं और दूसरा वेस्ट अलग कर रहे हैं, जो कि सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको डिस्पोज करता है। तो मैंने आपको बताया ना कि हम सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट में सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग किया जाता है। नीले और जो हरे डस्टबिन लगे हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं कि वो अलग अलग किया जाए और उसको फिर जो है कमेटी में, जो जहाँ नॉमिनेटेड कमेटी एरिया है पट्टी में आपका, वहाँ उसको डिस्पोज किया जा रहा है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला में मौसम आए परिवर्तन के बाद गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गई है। बता दें कि इस बार गेहूं की फसल जल्द पककर तैयार हो गई है। वहीं सरकार ने अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते अंबाला अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही मंडी में किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं मार्केटिंग बोर्ड के सचिव ने बताया कि अंबाला छावनी मंडी में गेहूं की खरीद हैफेड के द्वारा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन किसानों ने पोर्टल में अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन की हुई है, वो गेट पास लेकर मंडियों में आएंगे और अपनी फसल देंगे। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। जो गेहूं की सरकारी ख़रीद है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ये जो ख़रीद है वो ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही, ऑनलाइन ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही होगी। किसानों के लिए मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट के द्वारा जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी सबकी तैयारी कर ली गई है। जैसे उनके लिए पानी का प्रबंध है, जहाँ पे गेट पास कटेगा उनके लिए टेंट की व्यवस्था होगी और आड़तियों के पास किसानों की फसल को बारिश से बचाने के लिए क्रेट्स और तरपालों का प्रबंध होगा। किसानों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था होगी ताकि उनको मतलब गर्मी से राहत मिल सके। वहीं फतेहाबाद के गांव कमाना में किसानों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर लोहे के पोल काटकर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि मामले की शिकायत एसडीओ और शहर पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद बिजली विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने मौके पर निरीक्षण किया और कहा कि वो इस मामले में पुलिस को चोरी की शिकायत देंगे। वहीं किसानों ने बिजली निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की है। साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी बताया है कि उसके खेत से काफी पुरानी कमाना फीडर की बिजली लाइन निकलती है और निगम के कर्मचारी लाइन से बिजली के पोल के कई हिस्से काट कर ले गए हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ 1 ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇਈ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਲੈਂਡਮੈਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਕੇਸ਼ ਲੈਂਡਮੈਨ ਤੇ ਜੇਈ ਵਿਜੇਂਦਰ। ਉਹ ਪੋਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਈ ਤੇ ਲੈਂਡਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੈਂਫਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੈਂਫਰ ਜਮਾਣ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਧਾਲੀ ਚੋਂ ਜੋੜ ਗਿਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਪਾਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਪਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੈਂਫਰ ਆਹ ਲੈਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਤੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੋਰ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਐਮਐਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੈਂਫਰ, ਦੂਜੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। वहीं सोनीपत के गोहाना रोड पर स्थित एसएम हिंदू स्कूल के निकट 2 हमलावरों ने युवक के चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक श्यामनगर के रहने वाले अमन ने सिटी थाना पुलिस को बताया कि उसके भाई के दोस्तों ने भाई को घर से बाहर बुलाकर चाकू से उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं भाई की शिकायत पर पुलिस ने मृतक के दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सूचना मिलती भाई आपस में चाकू ला के सोनू श्यामनगर का वो उसकी डेथ हुई है, जिसमें सूचना पर मौका पा के हम हॉस्पिटल में आए हैं। जो आरोपी उनकी तलाश जारी है और साफ वहीं करनाल के घरौंडा में निजी स्कूल में क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वहीं घटना की वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। और वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हरियाणा के करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर निजी स्कूल में क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया और घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। और घायल छात्र को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। और वहीं इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस मामले में अभी तक फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। आज की घटना सर, आज 24/3/2022 की आज मॉर्निंग में जैसे बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए जो है जैसे टीचर आए अटेंडेंस के बाद मैं 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन दे रहा था टीचर्स को अबाउट प्रैक्टिकल। तो तभी जो है बच्चा शुभम सोनो श्री विजेंदर उसने जो है वीरेन को जो है किसी धारदार हम चाकू से या किसी चीज़ से जो है इस पर हमला किया और बच्चा लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। करीबन जो है काफ़ी देर तक जो है उन्होंने जो है जद्दोजहद करने के बाद जो है हमें बच्चों को जो है डेड बता दिया। उसके बाद परिजन जो है वहीं पे पहुंच जाते हैं और परिजन उस बच्चे को लेकर जो है करनाल कल्पना चावला में रेफर हो जाते हैं सर। पूरा गांव में यहाँ पहले भी 2 पार्टियों में झगड़ा हुआ था और उसमें पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। जो आज भी शुभम लड़का है और एक ये लड़का था वीरेन, इनका झगड़ा हुआ आपस में और शुभम ने इसको चेस्ट पे वार किया जिससे उसकी डेथ होगी। मौके पहुंचे हैं और कार्रवाई की जा रही है। शुभम भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, अरेस्ट पेंडिंग है, जल्दी से अरेस्ट किया जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ के गांव छुड़ानी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें फायरिंग के दौरान एक 10 साल के बच्चे को गोली लग गई है। फिलहाल बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं गोली चलाने वाले व्यक्ति का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कल रात को जतिन नाम का बच्चा नाइट में एक बुलेट इंजरी के साथ जिसको हुआ था हादसा
गांव छुटानी के अंदर। वो ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में एडमिट हुआ, काफ़ी सिक कंडीशन में था, एक्टिव ब्लीडिंग भी थी और पेशेंट को इमरजेंसी में हमने स्कैन वगैरह करके ओटी के अंदर लिया तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में टीयर थे 3 जगह पे, उनको रिपेयर कर दिया गया है। ब्लैडर इंजरी थी, काफ़ी ह्यूज ब्लड क्लॉट्स थे, रेट्रोपेरिटोनियल ह्यूज हीमेटोमा था और ब्लीडिंग को अरेस्ट कर दिया गया है और पेशेंट अभी रिलेटिवली स्टेबल है बट ही इज स्टिल इन आईसीयू इन क्रिटिकल। वहीं अंबाला हिसार रोड पर नागल पुलिस थाना के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई, जिस दौरान कई सवारियां घायल हो गई। वहीं घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि बस अंबाला से कैथल की ओर जा रही थी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं डॉक्टर के मुताबिक 12 घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद से जिला नागरिक अस्पताल में एक्सरे और टेस्टों के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आज अराउंड 1:15 बजे में टेडी में एक बस पलटने के कारण 12-13 बंदों को थोड़ी चोट लगी है, जो कि चौड़मसू हॉस्पिटल में लाए गए थे और हमारी डॉक्टर्स की टीम ने उनको चेक किया, फर्स्ट एड दिया है और उसमें से अराउंड 13 बंदे हमने रेफ़र किए हैं सिविल हॉस्पिटल अम्बाला, जिनके की एक्सरे होंगे और जो भी छोटी मोटी चोटें हैं उनका ऑर्थोपेनियन होगा। अदरवाइज़ हमारी तरफ से सारे पेशेंट स्टेबल हैं और अच्छी कंडीशन में हमने उनको रेफ़र किया है। मेरे पास जिस टाइम इन्फॉर्मेशन आई मैं यहाँ आ गया, एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी थी, उनमें सवारियों को जो थे इंजर्ड उनको हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हॉस्पिटल से बयान ले जो करेगा वो करेगा। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बदमाश के ऊपर बाइक लूट समेत कई धाराओं में केस भी दर्ज है। हालांकि गिरफ्तार बदमाश के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पूरा मामला मंधाता कोतवाली इलाके का है। ऑपरेंडी था वो बाइक लूट करना था और लूटी हुई बाइक का उपयोग ये लूट करने में करते थे और इनके द्वारा जनपद प्रतापगढ़ और आसपास के जनपदों में भी उन लूटी हुई बाइकों से लूट की घटनाओं को कारित किया गया है। दूसरे जनपदों से भी समन्वय स्थापित करके और ज़्यादा जानकारी इनके संबंध में जुटाई जा रही है। वहीं श्रावस्ती जिला के अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड का नवीनीकरण किया गया है, जहां पर जिलाधिकारी ने वार्ड का फीता काटकर लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि इस वार्ड में केवल 12 बेड ही मौजूद थे, अब यहां पर कुल 22 बेड हो गए हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत आधुनिक व्यवस्थाओं से भी लैस किए गए हैं, जिसमें बच्चों को तुरंत बेहतर इलाज दिया जा सकेगा। हमारा जिला चिकित्सालय दूसरा श्रावस्ती पूरे प्रदेश में 3rd रैंक पर आया है और इसीलिए ये एक टीम वर्क है। यहाँ के सभी डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस स्तर पर हमारे अस्पताल को पहुँचाया है। इसी क्रम में आज सभी को सम्मानित किया। वहीं बिहार के बगहा में कर्नाटक से 14 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों का एक दलाल ने 7 लाख में सौदा किया था, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता एपी पाठक की पहल पर सभी की सकुशल घर वापसी कराई गई है। सरकार के सहयोग से प्रशासन की निगरानी में मजदूरों की कर्नाटक से बगहा वापसी कराई गई। इस बात की जानकारी आरपीएफ के एसआई गोविंद सिंह ने दी है। जो यहाँ हमें सूचना मिली थी कि गोरखपुर से कि 14 मजदूर जो कि बगहा से गए थे कर्नाटक का काम करने के लिए, वहाँ पर उनको जो ठेकेदार से बंधक बना लिए थे। कारण था कि जो बगहा के लोकल ठेकेदार थे मजदूरों को भेज करके वहाँ के ठेकेदार से 7 लाख रुपया ले लिए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य वहाँ पर बंधक बनाया गया था। यहाँ के लोकल प्रशासन से मिल करके और कोई गृह मंत्रालय में है उनसे मिल करके आपके बिहार सरकार से प्रार्थना पत्र दे करके कर्नाटक सरकार से मिल के उन मजदूरों को छुड़ाया गया। वहाँ से लोकल पुलिस लोगों को गोरखपुर लेकर आई थी। वहाँ से हमसे कंटेक्ट किया गया कि मजदूर जा रहे हैं,
उसको सुरक्षित अपने यहाँ करवा करके रेड पर्सन कार्ड दिलवा दीजिए। उनको यहाँ भरा गया है और इनके परिवार के लोग आ गए हैं, लोकल डीएसपी भी आ रहे हैं, ये लोग आवेदन दे करके फिर यहाँ से अपने घर के लिए रवाना। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।